टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर। ये एडिशन ऑफ वेक्टर क्यों जरूरी है? तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना थोड़ा आसान है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना थोड़ा मुश्किल। ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। तो मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मान लीजिए स्केलर क्वांटिटी है आपके पास। स्केलर क्वांटिटी में सपोज करते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है आपको 5 kg। ठीक है, इसका मास मान लेते हैं 5 kg है। और यहां पर एक और आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास अगर हम लोग मान लें तो 10 kg है। यहां पर दो स्केलर अगर क्वांटिटी है तो दोनों को हम सिंपल ऐड करके लिख सकते हैं। ये कितना है? टोटल 15 kg आपके हैं। तो ये तो बहुत आसान है, सीधे हम लोग क्या करते हैं मैग्नीट्यूड को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में आपका ऐसा नहीं होगा। तो देखिए स्केलर में क्या हुआ, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो जो भी इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उसको सिंपल हम लोग ऐड करके लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपका वेक्टर क्वांटिटी कोई दे दे, जैसे आपका वेक्टर क्वांटिटी तो चलिए मान लीजिए फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और यहीं पर यही आपका 5 kg का मास वाला ऑब्जेक्ट है, 5 kg है, इस पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे। क्लियर है? मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो भी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और एक और फोर्स इसमें हमने लगा दिया इसी डायरेक्शन में 5 न्यूटन का। तो यहां पर जो टोटल फोर्स होगा, यानी कि हम इन दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे तो क्या आएंगे? 50 न्यूटन। यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर टोटल जो फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन का लग रहा है। क्लियर है? सेकेंड सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर यहां पर हम लोग सेकेंड सिचुएशन ले लेते हैं, इसी में मान लीजिए फोर्स लगा 10 न्यूटन का। क्लियर है? एंड सेकेंड फोर्स की डायरेक्शन को क्या करते हैं हम लोग? बदल देते हैं। कितना कर देते हैं? 5 न्यूटन। इस बार इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। तो देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है यहां पर। तो आपको पता है कि सपोज कीजिए कि आपके सामने एक टेबल रखा हुआ है और आप टेबल पे क्या कर रहे हो? आप बड़े हो और एक छोटा बच्चा है। अभी बच्चा जो है आपके साइड आया और दोनों लोग एक साथ एक ही डायरेक्शन में टेबल को पुश कर रहे हो, है कि नहीं? तो टेबल बड़ी आराम से आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन यही बच्चा आगे चला जाए और उधर साइड से आपके तरफ टेबल को पुश करे और आप इधर से उसकी तरफ पुश करो, तो जितना बल से वो आपके साथ उधर टेबल को खसका रहा था, अब वो आपके अपोजिट चल जाएगा, तो उतना ही फोर्स से वो टेबल को अपोज करेगा आगे बढ़ने में। समझ गए कि नहीं? जितना आप फोर्स लगा रहे थे अब उस फोर्स में कम हो जाएगा बच्चे का फोर्स, क्योंकि बच्चा आपकी तरफ फोर्स लगा रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर जो आपका टोटल फोर्स टेबल के ऊपर कितना लग रहा है? टेबल के ऊपर तो क्या होगा कि 10 न्यूटन फोर्स आप लगा रहे थे और बच्चा का डायरेक्शन बदल दिया हमने, तो क्या हो गया? वो माइनस में बच्चा लगा रहा है आपकी तरफ, तो अब टेबल के ऊपर कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो देखिए दोनों कंडीशन में देखिए तो मैंने सिर्फ डायरेक्शन बदला है, बाकी फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन मैंने सिर्फ डायरेक्शन बदल दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया यहाँ पर कि टेबल के ऊपर जो फोर्स लग रहा था यहाँ पर 15 न्यूटन था और यहाँ पर कितना हो जा रहा है? 5 न्यूटन अप्लाइड होने लग रहा है कि नहीं? अब मैं एक और सिचुएशन आपका दे देता हूं। यहाँ पर सपोज करते हैं कि आपके सामने यही सेम ऑब्जेक्ट है और इस बार डायरेक्शन जो है एक ही ऑर्डर में है, लेकिन थोड़ा एंगल पर है। मान लीजिए इस तरीके से लग रहा है। तो अब इस सिचुएशन में बताइए क्या होगा? मान लीजिए कोई यहां पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अब इस तरीके से अगर हम किसी चीज को खींचेंगे, एक इधर भी और एक इधर भी, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? तो मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया है, उसमें दिखाया है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम इस तरीके से और इस तरीके से पकड़कर खींचते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका किधर की ओर जाएगा? इधर साइड में मूव करेगा, यानी रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। समझ गए कि नहीं? लेकिन इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी पता लगाना है और डायरेक्शन भी एग्जैक्ट पता लगाना है। तो डायरेक्शन तो आप समझ गए कि अगर हम कोई थीटा एंगल पर
इधर साइड और इधर साइड फोर्स लगाते हैं तो आपका जो डायरेक्शन होगा इधर साइड में जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट हमें पता लगाना है, इसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ है, उसके तहत हम लोग उसको प्रूफ भी करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्ट किस डायरेक्शन में होता है। तो जब दो वेक्टर आपका कोई थीटा एंगल बनाकर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का मतलब होता है इफेक्टिव फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना इफेक्टिव फोर्स है, जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं उस पर कितना इफेक्ट हो रहा है इस पर और किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह के सिचुएशन को डील करने के लिए और इस तरह के वेक्टर को डील करने के ऐड करने के लिए हमारे पास 3 नियम है। समझ गए कि नहीं? तो आपका फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ, उसके बाद है पैरेललोग्राम लॉ और लास्ट में एक है पॉलीगॉन लॉ। तीनों लॉ को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि इस तरह के सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये तो बहुत आसान है, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो सीधा ऐड कर लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सीधे माइनस कर लीजिए, और लेकिन कोई एंगल बना के कोई थीटा बनाकर यहाँ पर वेक्टर अप्लाइड हो रहा है, उसको कैसे हम लोग डील करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर में जो आपके 3 नियम है उसको हम समझाते हैं आपको। तो मैंने तीनों नियम बताया, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ। सबसे पहले हम आपको ट्रायंगल लॉ दिखाते हैं वो किस तरीके से अप्लाइड होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ के बारे में आपका। तो 3 नियम है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ। इन तीनों के माध्यम से हम लोग वेक्टर को क्या कर सकते हैं, अगर डिफरेंट एक एंगल, एक थीटा पर अगर फोर्स लग रहे हैं, 2 वेक्टर लग रहे हैं, तो उसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, उसके रिजल्टेंट को, यही चीज को हमें समझना है। तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपका जो ट्रायंगल लॉ है वो 2 वेक्टर को ऐड कर सकता है, और आपका पैरेललोग्राम लॉ है वो भी 2 वेक्टर को क्या कर सकता है, आपका ऐड कर सकता है। लेकिन पॉलीगॉन लॉ जो है आपका 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो हम लोग को अगर ज्यादा वेक्टर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग पॉलीगॉन लॉ इस्तेमाल करेंगे, बाकी तो आपका ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से काम चल जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रायंगल लॉ क्या होता है आपका, इफ 2 वेक्टर्स, क्या है, आपके सामने अगर 2 वेक्टर्स है आर रिप्रेजेंटेड इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, अगर दोनों पे आपका मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन आपको पता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के 2 साइड उसको बना लेंगे, ट्राइंगल का उसको 2 साइड के रूप में रिप्रेजेंट कर लेंगे, एंड टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर। ये सेम ऑर्डर क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर एक वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे और उस वेक्टर को कैसे ट्राइंगल का 2 साइड बनाएंगे उसको आपको देखना है। देन द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 2 वेक्टर लग रहे हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसका किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, वही रिजल्टेंट कहलाता है। विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो रिजल्टेंट जो होता है ट्राइंगल का तीसरा साइड ही रिजल्टेंट हो जाता है, ठीक है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब चलिए ये तो मैं आपको पढ़ के बता दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, देखते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। सपोज करते हैं कि मेरे सामने 2 वेक्टर है, ठीक है, अगर कोई आपका ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक मान लीजिए इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक मान लीजिए कि आपका इसी में इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसको अगर वेक्टर ए बोल लें और इसको वेक्टर बी बोल देते हैं, तो ये जो है फाइनली मूव करके कहां पहुंचेगा, इस पे किस तरीके से मूवमेंट होगा, किस डायरेक्शन में होगा, उसी चीज को हमें देखना है। तो मान लीजिए मेरे सामने एक वेक्टर कैसे है, इस डायरेक्शन में है वेक्टर ए, और वेक्टर बी किस डायरेक्शन में है आपका, इस डायरेक्शन में है। अब चलिए सपोज करते हैं ये चीज हमारे सामने नहीं है, इस तरीके से आपका गिवन है, क्लियर है, ये वेक्टर ए, ये है आपका वेक्टर बी। अब देखिए आपको मैंने बताया था ना, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड, इसमें भी ये होगा टेल और ये होगा हेड। हम लोग ट्राइंगल का 2 साइड इनके माध्यम से बनाएंगे, लेकिन इनको कैसे अरेंज करना है वो एक आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सपोज करते हैं अगर ट्राइंगल मुझे बनाना है तो यहाँ पर मैंने वेक्टर ए लिख लिया, ठीक है, देखिए ये जिस डायरेक्शन में रहेंगे और जैसे रहेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, उतार देना है। वेक्टर बी कैसे है, थोड़ा सा ऐसे है, इधर साइड में तिरछा, तो इसके टेल को क्या करना है, इसके हेड के पास से स्टार्ट करना है। तो देखिए यही यहाँ पर नियम है कि हम लोग कैसे कनेक्शन करते हैं, हेड टू टेल, कैसे करते हैं, हेड टू टेल करते हैं। तो क्या करना है कि वेक्टर ए का जो हेड होगा
वहीं से स्टार्ट होगा वेक्टर बी के टेल, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ना इसको ऐसे कर लेंगे, ये आपका वेक्टर ए हो गया और ये आपका वेक्टर बी हो गया। क्लियर है। अब जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मतलब क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ये दो वेक्टर लगे हुए हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर, किस डायरेक्शन में होगा, उसको कैसे हम लोग पता लगाएंगे देखते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, तो मैंने बताया कि ट्रायंगल का दो साइड जो होगा दोनों वेक्टर होंगे और तीसरा साइड जो बनेगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो थर्ड साइड तो ऑफकोर्स यहां से स्टार्ट होगा और खत्म कहां पर होगा, यहां पर जाकर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो रिजल्टेंट का मतलब इसमें जो ऐड करेंगे वो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो रिजल्टेंट का टेल से स्टार्ट होता है और हेड पर जाकर खत्म होता है। टेल से फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा और सेकंड वेक्टर के हेड पर जाकर खत्म हो जाएगा और इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। क्लियर है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये अपोजिट में कैसे होता है। तो मान लीजिए आपका जो मैंने वेक्टर ऐड किया है, जो उसके ऊपर लग रहे हैं वेक्टर, वो देखिए किस डायरेक्शन में है, ऐसे जा रहे हैं और फिर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, ऐसे और ऐसे। और देखिए आपका ये रिजल्टेंट कैसे जा रहा है, इधर से ऐसे होते हुए जा रहा है। इनके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। आप कैसे भी इसको कर लीजिए। मान लीजिए आपके सामने दो वेक्टर है, एक ऐसे है और एक आपका वेक्टर भी ऐसे है। ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर इसको हम कंबाइन करेंगे तो आपका वेक्टर ए ऐसे कंबाइन होगा और वेक्टर बी को कहां रखते हैं, हेड टू टेल। और कैसे है, ऐसे ना, तो इधर साइड से इस तरीके से होगा आपका वेक्टर बी। किस डायरेक्शन में गया, देखिए पहले ऐसे गया और फिर ऐसे गया है। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो देखिए कैसे होगा। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक, ये देखिए किस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया। इस तरीके से हम क्या कंबाइन करते हैं ट्रायंगल लॉ में वेक्टर को। समझ गए कि नहीं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका मान लीजिए आपके सामने इस तरीके का सिचुएशन दिया हुआ है कि ये लिख दिया वेक्टर ए, इसको लिख दिया वेक्टर मान लीजिए बी और यहां पर लिख दिया वेक्टर सी। अब हम बोलेंगे कि रिजल्टेंट यहाँ पर क्या है। तो अगर ये दो वेक्टर को हम लोग लेते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो सॉरी इसको अगर हम लोग ऐसे कर लेते हैं, सपोज करते हैं इस तरीके से है। ये देखिए ये तो इधर गया, फिर इसमें ऐसे गया और इसमें ऐसे गया, ये तो मूव करते जा रहे हैं इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में, एक ही पैटर्न में। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा, इस तरीके से होगा, माइनस सी में होगा। क्योंकि हमें रिजल्टेंट कैसे होते हैं, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड पर होते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो माइनस सी होगा। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए अब इस रिजल्टेंट का हमें कोई ना, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है, तो इसका भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को निकालने के लिए मेरे पास क्या एक फॉर्मूला है। तो R मतलब रिजल्टेंट इज इक्वल टू √p² + q² + 2pq cos थीटा। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट का आपका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डायरेक्शन निकालना हो तो देखिए डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या कि ए वेक्टर जो है उससे कितना ऊपर, उससे कितना ऊपर मतलब कितना एंगल बनाते हुए भाग रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में भाग रहा है ना, तो कितना एंगल पर, मान लीजिए ये है वेक्टर है और रिजल्टेंट ऐसे जा रहा है, तो हमें इसका डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि यहां से कितना एंगल बनाते हुए ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो मान लीजिए एंगल बीटा है, तो बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या होगा, हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा रिजल्टेंट का। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग क्या कर लेंगे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों फाइंड कर लेंगे। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं ये फॉर्मूला और ये दोनों कैसे आते हैं। चलिए मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखाता हूं, दिखाते हैं कि किस तरीके से आपका वो रिजल्टेंट एंड जो डायरेक्शन था वो किस तरीके से वो फॉर्मूला आया था। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मान लीजिए कि हमारे सामने ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है एंड यहाँ पर आपका वेक्टर बी है, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लीजिए मान लेते हैं पी वेक्टर, उसमें पी ही लिखा था, और इसको मान लेते हैं क्यू वेक्टर। क्लियर है। तो इसको क्या मान लेते हैं, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। रिजल्टेंट कैसे होगा, इस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट होगा। नेम आउट कर लेते हैं, इसको ए बोल लिए, इसको बी बोल लिए, इसको सी बोल लिए, ठीक है। तो मैं आपका क्या करता हूं, इसको अंदर लिख लेते हैं।
तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन आपको करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ये पी वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे इस तरीके से, क्लियर है, ठीक है। और ये यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे की ओर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री आपका हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इसको एक नेम दे देते हैं, ये हो गया बी। चलिए हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल यहां पर उठाते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल लेते हैं आपका ए सी डी, क्लियर है। और ए सी डी में हम लोग क्या करेंगे, हमें तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ये क्या है ए सी, ठीक है। यानी कि इस पूरे ट्राइंगल का ये है हाइपोटेनस, ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ आपका। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी प्लस बी डी, कर सकते हैं कि नहीं। तो ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, क्लियर है। चलिए इतना कर लिए हम लोग। यहां से हमें इसकी वैल्यू ए बी की तो पता है कि ये पी वेक्टर है, बट बी डी क्या है और सी डी क्या है हमें नहीं पता है। अब मान लीजिए एसी पता करना है तो ये और ये बेस एंड परपेंडिकुलर ये दोनों हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्राइंगल को उठाते हैं, ये वाला जो छोटा वाला ट्राइंगल है बी सी डी को, ठीक है। इसको क्या मानते हैं, यहां पर मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा। इस बार ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और इस बार ये बेस हो गया। अगर इस थीटा से बात करते हैं तो थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर जो सटा हुआ है बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। अब BD इज इक्वल टू क्या होगा, तो BD इज इक्वल टू आपको जानना है तो मैं आपको बता दूं, यहां से कर लेते हैं। BD अगर जानना है तो हमें BD बेस हो गया, बेस किस में आता है आपका, यहां पर देखिए हाइपोटेनस जो ये है जो BC है ये हमें नॉन है, इसका ये क्यू वेक्टर है, तो जो नॉन वाला है उससे हम लोग रिलेशन बना लेते हैं अननोन वाले को। तो BD जो है cos थीटा अगर हम लोग करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं आसानी से। तो मान लीजिए साइन cos tan, याद रखिएगा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो यहाँ पे cos इज इक्वल टू क्या है b बाई एच, b क्या है BD, एच क्या है आपका हाइपोटेनस BC की वैल्यू क्या है Q वेक्टर, क्लियर है। इस Q वेक्टर को इधर लाते हैं, तो Q वेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू BD हमें मिल गया Q cos थीटा। CD भी निकाल लेते हैं इस तरीके से, तो आपका CD हो गया P और हमें ये नॉन है, तो देखिए P बाई एच इसमें आ रहा है ना साइन में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P क्या हो जाएगा आपका CD अपॉन में क्या हो जाएगा आपका BC की वैल्यू क्या है Q वेक्टर, Q इधर जाएगा तो हो जाएगा Q साइन थीटा इज इक्वल टू CD भी हमें मिल गया Q साइन थीटा, क्लियर है कि नहीं। तो हमें BD एंड CD दोनों मिल गए। अब इसके जगह पर हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू आपका P वेक्टर है एंड BD क्या है आपका, BD यहाँ पर Q cos थीटा है, इन दोनों का स्क्वायर कीजिए प्लस CD इज इक्वल टू क्या है Q साइन थीटा, Q साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर है। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसको यहां पर उतार दीजिए क्यू स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर, क्लियर है। चलिए साइन स्क्वायर थीटा यहां से करते हैं, तो इसको और इसको दोनों को एक साइड कर लीजिए और इसको यहां देख लेते हैं पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल जाएगा थीटा स्क्वायर, क्या बचेगा ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ना cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है।
अब यहां से देख लीजिए कि इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो क्या बच गया आपका, ये AC स्क्वायर AC स्क्वायर AC स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर हटा लेते हैं और AC की जगह R लिख लेते हैं, ठीक है, ये रिजल्टेंट है। तो जैसे ही यहां से हटाएंगे क्या आ गया हमको, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, यही रिजल्टेंट का आपका मैग्नीट्यूड है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, तो ये आपका रिजल्टेंट मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन को कैसे जानेंगे, तो इसी फॉर्मूला पर अगर आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। डायरेक्शन जानना है तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन जानने के लिए हमें क्या देखना है कि ये वेक्टर P से ये जो रिजल्टेंट गया है कितना एंगल ऊपर से गया हुआ है। तो मान लीजिए इस एंगल को बीटा मान लेते हैं और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, tan बीटा, tan क्यों लेंगे, इतना बाई इतना करना है हमें, ठीक है। तो tan इज इक्वल टू यहाँ पे क्या पढ़े हैं, P/B, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, CD, अपॉन में बेस क्या है आपका AD, क्लियर है। एंड CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपने निकाला है CD इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन में AD इज इक्वल टू, तो वेक्टर P प्लस BD की वैल्यू क्या है, तो BD Q cos थीटा, सॉरी यहाँ पर CD इज इक्वल टू है Q साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा आपका वेक्टर P प्लस Q वेक्टर cos थीटा, क्लियर है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से बीटा को इधर छोड़ते हैं तो आपका बीटा इधर हो गया, इधर आएगा tan, तो tan इनवर्स हो गया आपका, इनवर्स मतलब ये नीचे ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, पावर, क्लियर है। और ब्रैकेट में क्या बच गया, Q साइन थीटा, आपका ब्रैकेट में क्या रहेगा, Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q cos थीटा, ये आप कर दीजिएगा, आपका यहां से बीटा का वैल्यू आ जाएगा और इस तरीके से आप लोग डायरेक्शन को समझ जाएंगे। तो मैंने आपको ट्रायंगल लॉ में किस तरीके से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को जानना है तो मैंने प्रूफ भी कर दिया, फॉर्मूला को अच्छे से आपको मैंने समझा दिया है। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वैसा आपको सुधार किया जाएगा इसमें, ठीक है। अब वापस से इसको बताया जाएगा सही तरीके से। तो मैंने अपने से 100% देकर आपको समझा दिया है, बाकी इसको देखिए। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। चलिए, तो हम लोग ट्राइंगल लॉ में क्या देखे थे कि ट्राइंगल लॉ में दो वेक्टर को ट्राइंगल का दो साइड बना देते हैं और उसके बाद रिजल्टेंट जो होता है उसका थर्ड साइड होता है। पैरेललोग्राम भी कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता हुआ है। अब जैसे कि हमने ट्राइंगल लॉ में क्या किया था, मान लीजिए ये वेक्टर A है और इसको अगर हमने वेक्टर B बोल दिया तो रिजल्टेंट आपका कुछ इस तरीके से था। मतलब कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ये दो वेक्टर लग रहा है तो ऑब्जेक्ट फाइनली इसके तरफ ही क्या होगा, पॉइंट आउट होगा, क्लियर है कि नहीं। इस पोजीशन पर रिजल्टेंट ये होगा, इफेक्टिव जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो फाइनली हम अगर इन दोनों वेक्टर को आप पैरेललोग्राम लॉ से भी करते हैं तो ऑब्जेक्ट को यहीं पर इसी तरफ पॉइंट आउट होना चाहिए, बस थोड़ा सा नियम बदलेगा और कुछ नहीं। देखिए क्या है कि मान लीजिए ये आपका वेक्टर A है, क्लियर है, और इस ट्राइंगल लॉ में क्या करते थे, वेक्टर B को इधर रखते थे, ठीक है, मतलब कि हेड टू टेल करते थे। इसमें हेड टू टेल नहीं करना है आपको, इसमें टेल टू टेल करना है। मतलब सेकेंड वेक्टर का जो टेल होगा वो इसी के टेल के पास से स्टार्ट करना है, इस तरीके से। देख रहे हैं इसी डायरेक्शन में, इधर भी इसी डायरेक्शन में, बस यहां ना रख के मैंने कहां रख दिया, यहां रख दिया। इसको एक आप क्या बना सकते हैं, पैरेललोग्राम बना सकते हैं इस तरीके से। तो आपने देख लिया कि ये एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और बोलता है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां होगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो डायगोनल कैसे होगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ये जो डायगोनल है यही रिजल्टेंट आपका हो गया, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, क्लियर है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस वेक्टर B को उठाकर इधर साइड रख दिया, टेल टू टेल कनेक्शन कर दिया है। पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल ही कनेक्शन होता है और रिजल्टेंट जैसे इसमें है उसमें भी ऐसे ही है। डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन क्या है, वेक्टर A का
बीटा एंगल बनाते हुए ऊपर से जा रहा है। यहाँ भी देखिए वेक्टर ए से बीटा एंगल बनाते हुए क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ भी पॉइंट यहाँ तक है, यहाँ भी ऐसे है। तो पैरेललोग्राम लॉ में भी कुछ नहीं करना है, ये इस वाले वेक्टर पहले यहाँ था, उठा के इधर साइड बस रख दिया है। तो इसमें सीधा सीधी लिखता है कि इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram. two adjacent यानी पड़ोसी, तो पड़ोसी दोनों साइड अगर पैरेललोग्राम के हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा। क्या होगा, डायगोनल। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल इस तरीके से क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। यानी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दो फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं, अगर ऐसे हम लोग करके इसको खींचेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव कर जाएगा। तो पैरेललोग्राम में भी पैरेललोग्राम आपका ये हो गया। आपका पॉलीगॉन लॉ में क्या है, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसको हम लोग एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ भी बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। ये बिल्कुल ट्राइंगल लॉ के माध्यम से, अगर आपका ट्राइंगल लॉ कंप्लीट है पूरी तरीके से, तो आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो। मान लीजिए आपके सामने दो तीन ये दिए हुए हैं वेक्टर, आपको पता है इसमें टेल टू टेल कनेक्शन होगा, इसमें हेड टू टेल होगा, हेड टू टेल ही होगा, और ये दो से ज्यादा वेक्टर के लिए, और ये सिर्फ दो वेक्टर के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, इधर आपका ये वेक्टर सी दिया हुआ है। रिजल्टेंट कैसे करेंगे, तो चलिए सेम ऑर्डर में क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो वेक्टर ए आपका कुछ इस तरीके से है, वेक्टर बी कुछ इस तरीके से है आपका, एंड वेक्टर सी कुछ इस तरीके से है। तो जो रिजल्टेंट बोलता है कि रिजल्टेंट जो होगा इज रिप्रेजेंटेड इन द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। क्लोजिंग साइड, अब इस पॉलीगॉन को क्लोज करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्लोजिंग साइड ही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। इसके रिजल्टेंट को भी बहुत आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ये एक ट्राइंगल लॉ के माध्यम से हम लोग इसको आराम से निकाल लेंगे। इस ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, है कि नहीं, क्लियर है। अब ये वाला ध्यान से देखिए, तो ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है वेक्टर सी है, तो हम लोग रिजल्टेंट आराम से ट्राइंगल लॉ के ही माध्यम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ कितना इजी है। अगर आपका ट्राइंगल लॉ कंप्लीट है तो ये दोनों भी बहुत ज्यादा आसान है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बताएंगे, ठीक।